नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा और वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे दिल्ली पहुंचे। उनके साथ ही भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ भी राजधानी में मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो चली हैं। और आपको बताते चलें कि इस मुलाकात के दौरान दोनों विधायकों ने राज्य को अपने अपने क्षेत्रों से जुड़ी हुई अहम समस्याओं और मुद्दों को केंद्र नेतृत्व के समक्ष रखा। इस बैठक की आगामी रणनीति और संभावित फेरबदल के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। रुड़की के नारसन ब्लॉक के नगला चीना गांव में हाल ही में हुई डकैती की घटनाओं से नाराज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मंगलौर कोतवाली का घेराव किया। किसानों का कहना है कि बीती रात गांव में 2 अलग अलग घरों में कई लाख रुपए की डकैती हुई, जिसके कारण डकैतों ने फायरिंग भी की है। किसान यूनियन के मुताबिक इससे पहले भी गांव में डकैती हुई है, लेकिन पुलिस ने आज तक उसका कोई भी खुलासा नहीं किया। 5 दिन तक बहादुराबाद में धरना देने के बाद बकायू कार्यकर्ता अब कोतवाली परिसर में धरना पर बैठे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी और जिला अध्यक्ष राजीव शास्त्री ने किया। मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी शांति कुमार और एसएसपी रफल अरी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि 15 दिन के भीतर सभी डकैतों की घटनाओं का खुलासा कर दिया जाएगा। देखिए, धरना इसलिए दिया कि हम लोग कल जो लाठीचार्ज हुआ था उसके कई दिन धरना चला बहादुराबाद टोल पर। फिर रात ही घर आए तो हमारे जोगेंद्र सिंह ग्राम अध्यक्ष नगला छिन्ना के उनके यहाँ जो रात डकैती लगी और सामान ले गए, और जब वो लड़का पीछे भागा तो बदमाशों ने उसके कान में फायरिंग भी करा। तो पूरी तरह से अराजकता फैल ली। हमारा अभी एक अनुरोध है यहाँ की पुलिस प्रशासन तो कि जो ये सड़क पर लग रहे हैं काली वर्दी वाले, ये लोगों को बिना वजह दुखी कर रहे हैं और उन्हें लगाया जाए, इन्हें बदमाशों को पकड़ने आता है। वे बिल्कुल ठहली और उन्हें जो इस काम पर लगाया जाए, जो कि थाने पुलिस को तो बहुत काम रहा है। तो हमारा ये भी एक आग्रह है। तो ये स्थिति है। तो अब इन्होंने 15 दिन टाइम मांगा पुलिस ना कि हम 15 दिन हमने 15 दिन टाइम दे दिया। ठीक। तो जो हजारों मोटर चोरी हो रही है उनका भी कुछ नहीं है। उनके भी हमारे पास किसान रोज आवा जी मेरा मोटर। एक मोटर चोर आज तक नहीं पकड़े है। 2 चीज ये चोरी के मामले बहुत बढ़ गए। बताओ, घर में डकैती होगी बिल्कुल और फायरिंग करी तो मेरा माल भी गया, मैंने सिस्टम खोली भी रही थी। तो मतलब हमारा यहाँ की पुलिस से अनुरोध है, और खासकर हमारा यहाँ के जिले के जो कप्तान था वो उनकी ना थोड़े सीपी वालों को भी इसमें लगाते हैं। 6 दिसंबर 2024 को हमारे घर पे डकैती पड़ी थी, जिसमें 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। 8 महीने हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसमें ना कुछ हुआ। कल रात फिर दोबारा डकैती पड़ी, 2 घरों में पड़ी। गांव में इतना डर का माहौल है कि गांव में आदमी रहना नहीं चाह रहा। हम तो किराए पर कमरे दिवा तो हमें सस्ते से कहीं पैसे नहीं आए, नहीं हम तो रुड़की में मोल लेकर रह लेते। कितने की डकैती कल भी 4-5 लाख रुपए की होगी। और कन्नों के धरे को गई गोली उसके भाई के सुर। पहली बार तो गोली चलाई, अब को उन्होंने गोली चलाई कन्नों के धरे को गई। अगली बार गोली हो सिर में मारोगे। और हमें डर लग रहा, हम कप्तान साहब को भी कहना चाहते आपके माध्यम से, हमें कहीं कमरा दिवा दो 500-700 रुपए जो महीने का हो, हम उस कमरे पर आ लेंगे। हम गाँव को खाली करना चाह रहा, पूरा गाँव खड़ा, सब में डर का माहौल, पूरा गाँव खाली करना चाह रहा गाँव को। कांग्रेस नेता आर्येंद्र शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, वहीं जनता भय के साए में जी रही है। लेकिन सरकार मार्गदर्शक और मुख्य दर्शक बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ठोस कदम सरकार की ओर से नहीं उठाए जा रहे। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि अपराध रोकने में नाकाम सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। देखिए उनकी और हमारे संवाददाता की बातचीत। कांग्रेस राजभवन की ओर कूच कर रही है और कांग्रेस के आला नेता हमारे साथ हैं। आर्यन शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। शर्मा जी, किस तरीके से देखते हैं आप? काफी लंबे समय कांग्रेस में आपको हो गया है और एक दौर फिर शुरू हो गया है, 27 की कवायद तेज हो गई है। देखिए, कानून व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में लाचार हो चुकी है, चरमरा गई है। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। आपदा आ गई, आपदा का ठीक से प्रबंधन नहीं है। आपने देखा पंचायती चुनाव में जिस तरीके से गुंडागर्दी से
हमारे लोगों के साथ लीडर अपोजिशन से लेकर विधायकों के साथ बदतमीजी की गई, ये बताता है कि लोकतंत्र यहाँ है ही नहीं। और बेरोजगारी, नशाखोरी, ये इतनी बड़ी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, रोज युवा आत्महत्या कर रहे हैं, रोज एक साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो चिकित्सा व्यवस्थाएं सारी खत्म हो गई इस राज्य में। तो सब तरफ ये सरकार विफल है। आज हम राजभवन का कूच कर रहे हैं और हमारी बहुत सारी मांगों को लेके ये सरकार 27 में चली जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। भाजपा का कहना है कि हम सुशासन की बात करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस है वो सिर्फ फुटबॉल की राजनीति उनकी जो आपस में चल रही है, पहले उससे बाहर निकले तभी कांग्रेस सत्ता में आएगी। सुशासन कहाँ है? यहाँ तो कुशासन है। 5 मंत्रियों में आप पूरी सरकार चल रहे हैं, 35 विभाग हैं, कहाँ से सुशासन हो सकता है? लोगों की समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं। गांव में जो है आप जाके देखेंगे किस तरीके से वहाँ पर क्या लोगों की समस्याएं हैं, आपको जाके यहाँ पता लगेगा। दूरस्थ पहाड़ों पर क्या हाल हो रखा है, कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, सब ठप पड़े हैं। सब शासन जो अधिकारी हैं वो केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं। आर्यन शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस है वो अनुशासन से चलती है, गांधीवादी सोच से चलती है, लेकिन राजभवन जो हमारा कूच है, ये हम जो उत्तराखंड में भाजपा द्वारा जो कानून का जो राज है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, उसके खिलाफ हम लामबंद है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर अल्मोड़ा से है, जहां राजकीय शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार और विभाग से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। वहीं अल्मोड़ा ने सभी 11 ब्लॉक मुख्यालयों में शिक्षकों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम किया। साथ ही अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने धरना स्थल पहुंचकर शिक्षकों को अपना समर्थन दिया। इसी बीच विधायक ने कहा कि शिक्षकों को अपनी अधिकार व जायजा मांगों को लेकर आंदोलन करना पड़ रहा है और उन्हें इस सरकार की विफलता बताया। वहीं शिक्षकों ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को निरस्त करने, एलटी के प्रवक्ता तथा प्रवक्ता से प्रिंसिपल के पदों तक पदोन्नत करने की मांग उठाई है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने कहा है कि हर हाल में सरकार को उनकी मांगों पर कार्रवाई करनी होगी और मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शिक्षक आगे एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। देखिए, बहुत लंबे समय से शिक्षकों की मांग है, क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने इतने वर्षों तक अपनी सेवाएं वहां पर देता है और उसका अधिकार है कि उसकी पदोन्नति हो करके, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी 12 से 17 में, तब माननीय हरीश राव जी ने उस समय जो हमारे प्रवक्ता लोग थे, एलटी के प्रवक्ता लोग थे, उनको हेडमास्टर बनाया और उसके बाद वहीं पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति भी करी है। और निश्चित रूप से जो विभागीय पदोन्नति है उसके माध्यम से प्रधानाचार्य को पदों को भरने का काम करना चाहिए और जो सीधी भर्ती हो रही है उसको निरस्त करना चाहिए। देखिए, सरकार को इस चीज की चिंता ही कहाँ है। एक और सरकार क्लस्टर योजना के तहत सारे विद्यालयों को बंद कर रही है, तो निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य अंधकार में भी और धीरे धीरे पदों को समाप्त कर रही है। हमारी केवल एक ही मांग है कि 100% पदोन्नति हो और प्रधानाचार्य भर्ती निरस्त हो। विगत 2016 से अभी तक हमारी मांगें लंबित हैं। एलटी से प्रवक्ता और एलटी प्रवक्ता से प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति हमारी पहली और आखिरी मांग है। हम चाहते हैं कि माननीय सरकार हमारी बातों को सुने, उसको माने और प्रवक्ता और जो भर्ती प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा करवाने जा रही है उसको निरस्त करें। 100% पदोन्नति ही हमारा अंतिम लक्ष्य है और सरकार को इसको मानना होगा। आज हमारे चौक डाउन का 7वां दिन है और उसके साथ ही आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन ब्लॉक मुख्यालय पर और 27 तारीख को जिला मुख्यालय पर है। उसके बाद जिस प्रकार से प्रांत का आदेश होगा हम उसके अनुसार आगे की रणनीति करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम की तीसरी बोर्ड बैठक के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। बैठक में शामिल हुए पार्षद अपनी अपनी मांगों को लेकर इस कदर आक्रोशित हो गए कि वे सीधे मेयर की कुर्सी तक पहुंच गए। मामला उस वक्त और गर्मा हो गया जब बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। हालत को बिगड़ता देख मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बीच बचाव करते हुए सभी पार्षदों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि सभी की बात सुनी जाएगी। कई पार्षदों का आरोप था कि उनकी समस्याओं और क्षेत्र की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हंगामे के बाद बैठक को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। ये बैठक विकास कार्यों की समीक्षा और बजट प्रस्तावों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां धामदेव शहीद स्मारक पर शहीद नरसिंह और टीका सिंह की प्रतिमाओं पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 25 अगस्त 1992 को अंग्रेजों से लड़ते हुए दोनों सेनानियों ने ये प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनकी बरसी पर सालम क्रांति दिवस मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई और शहीदों के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर आयोजित बहुउद्देश्य शिविर में करीब 770 लोगों का विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिला। वहीं आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने शहीदों को नमन कर स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। देश के आज़ादी के उस बिगुल में कुमाऊं के रूप में जिस प्रकार से हमारे को कहना चाहिए कि चाहे वो सल्ट की क्रांति हो, चाहे खुमार की क्रांति हो, चाहे सोमेश्वर के चनौदा की क्रांति हो, वैसे ही धामदेवल में जयंती की क्रांति हो, तो इन सभी स्थानों में भी 1942 के आसपास और जो भी स्वतंत्रता से संबंधित जब भी कोई क्रांतियाँ हुई हैं वो अलग अलग डेट्स में यहाँ भी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दे करके इस भारत माता को आज़ाद करने में उत्तराखंड के हमारे उन पूर्वजों ने, उन बुज़ुर्गों ने हमें भी स्वतंत्र हवा में सांस जीने का एक साहस जुटाया और उन्हीं के आशीर्वाद से आज देश दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में पुनः भारत 100 वर्षों के अंदर बदले, जिस प्रकार से हम देखते थे पिछले कई सालों से, मगर आज़ादी के इस कालखंड के अंदर हमको बहुत एक अच्छा सौभाग्य मिला है। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने खास बातचीत की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। सीएम ने एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि सरकार आपदा प्रभावित धराली और थराली क्षेत्रों में धरातल पर जाकर राहत और पुनर्वास कार्य की पूरी तरीके से कर रही है। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बात की है और कहा है कि जल्द ही नई टीम का ऐलान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार सीएम धामी लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, क्योंकि थराली और धराली में जिस तरीके से आपदा आई है, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मूवमेंट पर हैं, लगातार नज़र बनाए हुए हैं। सर किस तरीके से देखते हैं, सर किस तरीके से देखते हैं लगातार आपके धराली और थराली में आपके लगातार मूवमेंट बना हुआ है और जो पुनर्निवास की बात वहाँ पर चल रही है, सर किस तरीके से? चाहे धराली में आई हुई भीषण आपदा हो या अभी थराली में हो, श्याना चट्टी में हो, पौड़ी जनपद में हो, विभिन्न स्थानों और उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा है, हमारा प्रयास है कि लगातार जो भी आपदा पीड़ित हैं उन सबको मदद पहुंचाएं, उनको हर प्रकार से हर संभव सहायता करें और जहां ज़रूरत पड़ रही शासन प्रशासन, एनडीएमए के लोग, हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग, साथ में सेना के लोग, सभी लोग काम कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग भी लगा हुआ है। हम सब लोगों का प्रयास है कि हर संभव सबकी सहायता करें। सर आप हमेशा से उत्तराखंड की जनता के साथ खड़े रहे हैं, हमेशा से आपने महिलाओं की बात की है, यूसीसी की बात की है, पूरे देश के अंदर दुनिया के अंदर एक मॉडल आप लोगों ने स्थापित किया है। किस तरीके से देखते हैं सर आने वाला जो भविष्य उत्तराखंड का रहेगा, वो किस तरीके का आप कल्पना किस तरीके की करते हैं? नहीं, आने वाला समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है बाबा केदार की भूमि से कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस दशक को बनाने के लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम तेजी से इसमें काम कर रहे हैं। सर आप दिल्ली लगातार जा रहे हैं और आपके पास लगातार सर आला जो विधायक हैं वो भी आपके पास आ रहे हैं, लगातार उनसे मिलना हो रहा है। सर मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा है सर, इसे किस तरीके से क्या प्रक्रिया? नहीं, वो हमारी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया आगे चल रही है और हाईकमान जैसे ही सारी चीज़ों पर बात कर लेगा तो इस पर फैसला होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड का दशक रहने वाला है। लगातार हम उत्तराखंड की जनता के लिए काम कर रहे हैं। थराली आपदा में भी हम वहां पर पहुंचे हैं। लगातार वहां के जो पीड़ित हैं उनकी समस्याएं हमारी पहली प्राथमिकता है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के आरोपों की पुष्टि खुद भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा था कि उनके द्वारा पार्टी के लिए चंदा वसूलने का काम किया गया था, जिसमें खनन माफिया भी शामिल थे। वहीं हरक सिंह रावत के बयान के बाद प्रदेश की सियासत में अब उछाला गया है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पार्टी ने चंद्र के रूप में चेक के माध्यम से जो चंदा लिया था वो 27 करोड़ का था।
पूर्व मुख्यमंत्री के इस कबूलनामे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री के आरोपों की पुष्टि भाजपा ने ही की है और अब जग जाहिर है कि भाजपा खनन माफियाओं से पैसा लेती है। अब जब हम पार्टी के लिए चंदा लेते हैं तो दो तरीके हैं। एक हम अंडर टेबल लें जिसका न कोई प्रमाण है और न कोई दावा कर सकता है। मुझे याद है मैं मुख्यमंत्री था, हरक सिंह जी ने चंदे को लेकर जो बोला वो थोड़ा सा उन्होंने बढ़ाकर बोल दिया, लेकिन उन्होंने ये तो कहा ही है कि चेक से पैसा लिया गया। तो उस समय चेक के द्वारा ये पैसा इकट्ठा किया गया और जो हमारा टारगेट था उससे अधिक लोगों ने हमको दिया, क्योंकि लोगों को ये विश्वास हुआ कि पैसा चेक से जा रहा है, ये किसी की जेब में नहीं जा रहा है, ये पैसा पार्टी के अकाउंट में जा रहा है। तो इतनी बात तो उनकी बिल्कुल सही है। अब इतना तो मुझे ध्यान नहीं कि उन्होंने कितना किया क्या किया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लगभग 27 करोड़ के चेक उस समय नंबर पर आए थे और उसको मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक नया खुलासा हुआ है कि पिछली 5 साल की बीजेपी की सरकार में 30 करोड़ नहीं केवल 27 करोड़ रुपए खनन चोरों से वसूला गया। और ये बात का खुलासा किसी और ने नहीं, पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने किया है। हरक सिंह जी के दावे के बाद कि 30 करोड़ रुपए खनन माफियाओं से लिया गया चंदे के रूप में, उसको नकारते हुए त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा है कि वो 30 करोड़ नहीं, वो केवल 27 करोड़ रुपए था। मतलब उन्होंने हामी भरी कि हाँ हमने खनन माफियाओं से पैसा वसूला, लेकिन वो 30 करोड़ नहीं 27 करोड़। हाल ही में संपन्न हुए उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कांग्रेस विधायकों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं की अनदेखी की है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि सदन जनता की समस्याओं को उठाने का सर्वोच्च मंच है, लेकिन कांग्रेस ने इसे बाधित कर संवैधानिक मर्यादाओं का ठोस पहुंचाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा कांग्रेस विधायकों को सम्मानित किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि यदि सदन को बाधित करने की प्रतिक्रिया को सम्मानित माना जाता है तो ये लोकतंत्र की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। त्रिवेंद्र जी का पत्र नहीं पढ़ा है और त्रिवेंद्र जी के बयान को मैं जब तक न समझ लूँ मैं नहीं बोल सकता। लेकिन मैंने कहा ना, हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के चंदे से चलाने वाले लोग हैं अपनी पार्टी को, और मैं तो एक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। हमने शुरू से लेकर आज तक इस पार्टी में, अब मैं आज कहूँगा तो एक अजीब सा लगेगा कि हम लोग तो घर से लगा के और संगठन को हमने आगे बढ़ाया है। जिन लोगों की संघ की पृष्ठभूमि है या जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं या जो आज भी कार्यकर्ता हैं जो पुराने उन सिद्धांतों के साथ जुड़े हैं या काम कर रहे हैं, उनको सबको पता है ये इस प्रकार के आरोप लगाना कोई अच्छा बचकाना हरकत ही मैं कहूँगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से व्याप बढ़ रहा है तो ऐसे लोग बयान देते रहते हैं। और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, बड़े नेता हैं, उन्होंने बयान दिया होगा, कोई सोच समझ के दिया होगा। मैंने उनका बयान पढ़ा। ठीक, इसको मैं 2 टुकड़ों में कह सकता हूँ। पहली बात तो इसका मतलब उन्होंने स्वीकार कर दिया कि वो पहले से टुकड़ों में विभक्त थे। एकजुटता का मतलब आज एकजुटता आई, आज से पहले वो एकजुट नहीं थे। दूसरा, यदि उन्होंने उन लोगों का सम्मान किया है जिन्होंने सदन को चलने नहीं दिया, वैल में रहे, रात को भी और दिन में भी। पहला सत्र होगा मुझे लगता है उत्तराखंड बनने के बाद कि विपक्ष पूरे टाइम सत्र शुरू होने से लेकर लास्ट तक वो वैल में रहा। शोक प्रस्ताव के उस अंतराल को यदि मैं हटा दूं तो ये पहला वाकया हुआ है कि जो विपक्ष वहाँ पे हल्ला करता रहा, सदन की कार्रवाई को बाधित करता रहा, संवैधानिक मर्यादाओं को तार करता रहा, और आज आप उनका सम्मान कर रहे हैं का मतलब ये है कि आप जो संविधान तोड़ेगा आप उसका सम्मान करेंगे, जो जनता की बात सदन में नहीं उठाएगा आप उसका सम्मान करेंगे, जो जनता की गाड़ी कमाई से चलने वाला सदन है उसको बाधित करेगा आप उसका सम्मान करेंगे। तो इसका मतलब आपकी मानसिकता दर्शाती है कि जो संविधान विरोधी, जो जनता के अच्छे मुद्दे, जो सदन किस लिए है, सदन है ही इसलिए कि आप अपने ज्वलंत मुद्दे उठाइए, अपने क्षेत्र के विषय उठाइए, आपने नहीं उठाने दिए।
आपदा जैसे विषय जो गंभीर विषय था, जिस कानून व्यवस्था की आप ही बात कर रहे थे, उसके लिए आप चर्चा करते ना, यानी चर्चा से भागना चाहते हैं, सदन बाधित करना चाहते हैं। और ऐसे स्थिति में यदि इनका सम्मान हो रहा है तो ये उन्हीं को मुबारक हो। उनकी मानसिकता पे मुझे बहुत अजीब भी लगता है, तरस भी आता है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही, लेकिन ये बताते हुए कि खबरें लगातार जारी सिर्फ इंडिया वॉइस पर।